आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रशासक या किसी मुगल संस्थापक जिसका नाम है बाबर, जिसने भारतीय इतिहास में कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया अपने एक विस्तृत बहुत बड़े साम्राज्य और केंद्रीकृत साम्राज्य का की नींव रखकर, जिसको आगे चलकर हुमायूं, अकबर और जहांगीर, शाहजहां बहुत सारों ने आगे चलकर विस्तृत साम्राज्य को खड़ा किया, जो मौर्य वंश के बाद में, गुप्त वंश के बाद में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य के तौर पर जाना जाता है, जिसके बारे में जो पहला संस्थापक हर साम्राज्य के बहुत ही अति महत्वपूर्ण होते हैं। आज मैं जो पढ़ाऊंगा बाबर को आपको बहुत ही ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही कम समय में आपको जल्दी से याद हो सकता है, ऐसा मैं कोशिश करूंगा। और इसमें बाबर की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। बाबर वैसे तो मध्य एशिया का था और एक कबीलाई जिसके पास काफी सारी सेना थी, अच्छा योद्धा था और योद्धा के तौर पर जाना जाता है। ये अच्छा कुशल प्रशासक नहीं था, इसके पास प्रशासन की नीतियां नहीं थी, केवल इसके बाद एक अच्छा योद्धा होने के तौर पर उसने कई सारे युद्ध लड़े और उन युद्धों में विजय प्राप्त की। सबसे पहले कुछ इसकी इंपोर्टेंट डेटे हैं, उन इंपोर्टेंट डेटों के बारे में देखेंगे और उसके बाद में इसके बारे में जिन राजाओं को इसने हराया था इसके बारे में पढ़ेंगे। बाबर क्यों भारत आया, इसके पीछे भी कई सारे रीजन और फैक्ट हैं। को ज्यादातर तो वो अपनी विशाल साम्राज्य खड़ा करना चाहता, क्योंकि ये चंगेज खां के वंशज से था, अतः चंगेज खां का भी मध्य एशिया में बहुत बड़ा विस्तार था और उसी के तौर पर बाबर भी अपना जो साम्राज्य है, काफी विशाल साम्राज्य पर ये आधिपत्य करना चाहता था और इसी के तौर पर उससे भारत आने के लिए आमंत्रित किया या उसी इच्छाओं ने उन्हें भारत आने के लिए कहीं ना कहीं विशेष योगदान दिया। तो इसमें सबसे पहले बाबर का जो जन्म है ये 1483 में फरगना में हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि देखो 14 और इसी का जन्म भी 14 तारीख को हुआ था और 14 वो सबको याद रहती है 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन इसका जन्म हुआ था, जो ये आपको याद रखने में काफी आसानी भी होगी और हर कोई याद रख सकता है। और 14 फरवरी किसी को भी याद रहती है एक्चुअली, और उसी के तौर पर ये 14 से 14 आप लिंक भी कर सकते हैं और 1483 में उसके बाद में जो इसकी मृत्यु है वो 1530 में इसकी मृत्यु हुई थी, जो 26 दिसंबर। तो ये दो बातें आपको विशेष तौर पे पहले ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसका जो जन्म हुआ था वो फरगना में हुआ था। फरगना ये मध्य एशिया का एक छोटा सा प्रांत है फरगना, और उसी में इसका जन्म हुआ था तथा इसकी मृत्यु भारतीय इलाकों में हुई थी। अतः इसकी जो दफनाया गया काबुल में दफनाया गया था और आज इसका मकबरा भी वहीं पे। पहले इसको जो दफनाया गया था वो आगरा में दफनाया गया था और आगरा के आराम बाग में, लेकिन इसकी इच्छा थी ये भारतीय जलवायु को और भारतीय यहाँ के भौगोलिक विशेषताओं को काफी नफरत करता था। उसने कई बार अपनी जो आत्मकथा है उसमें कई भारतीय चीजों का उसने ऐसे विरोध किया है, यहाँ की गर्मी, हवा और जो लू वगैरह चलती है उसका काफी इसने विरोध किया था और भारतीय लोगों को पसंद भी नहीं करता था। अतः तौर पर वो पूर्ण तरह विदेशी था, वो कभी भी भारत का हुआ ही नहीं। अतः उससे पहले ही जब इसने युद्ध लड़े, कई युद्ध जीते, बड़ा साम्राज्य बनाया, लेकिन उसने अपनी स्थापना करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अतः वो उसने भारतीय राज्यों से या भारत से कभी उसको प्रेम हुआ ही नहीं। तो अतः उसकी जो मृत्यु है, मृत्यु के बाद इसका जो बाद में आगरा से इसकी जो अस्थियां हैं आगे ले जाई गई, तो वो काबुल में ले जाई गई। तो अपन इससे याद रख सकते हैं बाबर को बाबुल बोलो, बाबुल से काबुल याद आएगा। बाबर को बाबुल बोलो, बाबुल से आपको काबुल याद आएगा। यानी कि ये कई बार सवाल पूछते हैं बाबर का मकबरा कहाँ है, ठीक है। तो मकबरे के तौर पे ये बाबर का मकबरा है वो काबुल में बनाया हुआ है। उसके बाद में इसकी जो पिता थे, इसके पिता थे और इनके पिता का नाम शेख उमर शेख मिर्जा, ठीक है।
अत्ते शेख वो होते थे, शेख इनकी उपाधि होती थी। शेख वो होते थे जो कबीलाएं बड़े बड़े कबीले होते थे, उनका जो मुखिया होता था वो शेख कहलाता था। उसी के तौर पर इनकी उपाधि भी थी और ये कबीलाओं का नेतृत्व भी करते थे, ये नेता भी थे। तो उस आधार पे जो इनके पिता है, बाबर का पिता जो उमर शेख मिर्जा है, ये जो तैमूर के वंश थे। तैमूर वही है जिसने भारत पर आकर लूटपाट की थी सल्तनत काल में, उसी के वंश का ये पांचवा वंशज था। ये पांचवा वंशज था। अतः मुख्य जो इसका वहां फरगना के आसपास छोटा सी इसको जागीर मिली हुई थी और उस फरगना से फिर ये जो तैमूर का जो शासन था वो समरकंद में था। तैमूर का जो शासन था वो समरकंद में था। अतः ये अन्य लोगों ने, इसके भाइयों ने, ये इसके चचेरे भाइयों ने वो समरकंद को लूट लिया था और उसे प्राप्त करने में हमेशा ही बाबर उत्तेजित रहता था और कई बार इसने समरकंद को जीता, पुनः उसको वापस छीन लिया गया और कई बार इसने लड़ाइयां भी लड़ी समरकंद के लिए और उसी के इन दोनों लड़ाइयों में चलते चलते इसके हाथ से फरगना भी चला गया, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। और इसकी जो माता थी, इसकी बाबर की जो माता थी, उनका नाम कुतनुक निगार खानम था। ये कुतुब निगार खानम है, ये चंगेज खां के वंशज की, चंगेज खां के वंशज की थी। अतः ये चंगेज खां की 15वीं संतान चंगेज खां के वंशज की थी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद में ये कुछ बातें हैं, जैसे उमर शेख मिर्जा है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद कुतुब निगार खानम है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद में इसकी एक दादी का नाम पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि बाबर अपने पिता का बड़ा लड़का था। उसके बाद भी वहां के जो छोटे बड़े प्रशासक थे वो इसके छोटे भाई को वहां का राज्य दिलाना चाहते थे, जिसका विरोध अब उसकी दादी ने किया। इसकी दादी काफी समझदार थी और काफी बुजुर्ग भी थी। उस आधार पर उसने अपनी बात मनवाते हुए बाबर पर एहसान करते हुए उसे ये वहां के राज्य का राजा या बादशाह बनाया। और इसने यहाँ पे जो दादी थी वो आप ऐसे याद भी रख सकते हैं, तो उसी का नाम से उसका नाम भी एहसान बेगम था। एहसान बेगम था और इसने बाबर पर एहसान किया, ऐसे याद रख लेंगे। बाबर पर एक एहसान किया एहसान बेगम ने, जो उसकी दादी थी, और इसे राजा बनाया। ठीक है, उसके बाद अपने को कुछ महत्वपूर्ण बातें बाबर के बाद में सीधी सीधी याद रखनी है। वो इस प्रकार से, बाबर का एक तो आपको जन्म याद रखना 1483 और ये आगे की डेट आपको याद नहीं जाएगी। आगे 14 से आप 14 लिंक करके चले, 14 फरवरी। ठीक है, ये डेट तो सबको याद रहती है, उस आधार पर याद। इसके ठीक 11 साल बाद में, 1494 में ये इसका राज्याभिषेक हुआ। ये राजा बना जून 1494 में ये इसका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, इसके ठीक 11 साल बाद में। तो आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान वो भी 11 वर्ष की आयु में राजा बना था। ठीक है, और इसी आपने देखा होगा अकबर का भी 13 वर्ष की उम्र में उसने प्रशासन संभाल लिया था हुमायूं के मरने के बाद। तो ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, उसने भी छोटी उम्र में मौर्य वंश को खड़ा किया, मौर्य वंश की नींव डाली। तो ऐसे बहुत सारे सम्राट या राजा हुए हैं जो महत्वपूर्ण योद्धा होने के साथ साथ बहुत ही कम उम्र में उसके जब उनके कार्यों का भार उन पे पड़ जाता है तो आगे चलकर वो इसके। अब आपको कौन कौन सी डेटें याद रखनी है? एक तो ये 1483, एक 1494। उसके बाद में जो दूसरी बड़ी डेट, आगे की जो डेट है उनमें एक है आपका 1505। फिर आपको दूसरी
ठीक ये देखो, फिर ठीक 11-12 साल बाद में, ठीक 11 या 12 साल बाद में इसका फिर आगे अपन इन डेटों का ज्यादा कोई वो नहीं है, उनमें गैप नहीं है। उसी के आधार पर 1505 के बाद में आगे की डेट याद रखनी हो 1560, और 1560 के बाद में आपको महत्वपूर्ण आगे की डेट है जो 1519, और 1519 के बाद में जो महत्वपूर्ण डेट है वो है आपके 1524। 1524 के बाद में जो महत्वपूर्ण डेट है वो 1526। 26 के बाद में ठीक फिर अब 26 के बाद में कंटिन्यू है। कंटिन्यू कैसे? 1526 के बाद में 1527, उसके बाद 1528 और 1529 और 1530। 30 तो मैंने आपको पहले बता भी दिया है, जैसे उसकी मृत्यु के बारे में, और ये डेटे क्या क्या है उसके बारे में अपन चर्चा करें। ठीक है, तो यहाँ पे 1583 में उसका जन्म, 1483 में उसका जन्म, 1494 में उसका राज्याभिषेक, और 1505 में इसने सबसे पहले इसने कई बार पहले इसने समरकंद को जीता। समरकंद को जीतने के बाद वहां के फिर विद्रोह हो गया, फिर इसने फरगना को जीता। फरगना में फिर अच्छी सफलता नहीं मिली और इसीलिए उसने वापस फरगना जब उसके हाथ से निकल गया तो फिर उसने कुछ दिन समरकंद को बनाए रखा, लेकिन जब आखिर में उसे किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली तो उसने आगे की तरफ रुख किया और उसी तौर पर उसने सबसे पहले काबुल विजय प्राप्त की। काबुल पर विजय प्राप्त की, और ये काबुल आप देखेंगे आगे तक बना रहेगा, और आगे चलकर इसके जो पुत्र होंगे, जो अस्करी, इंदाल और जो उसके अन्य जो भाई हैं, जिनमें आपका बड़ा नाम आएगा जैसे कामरान ये आगे काबुल और कंधार कामरान को मिलेंगे, और ये आगे तक बना रहेगा जब तक जहांगीर आपका राजा रहेगा, और वहां तब तक ये बना रहेगा, तब तक ये बाबर के हाथ में रहेगा। तो बाबर की एक्चुअल शुरुआत, बाबर की राजा बनने की या साम्राज्य विस्तार की एक्चुअल शुरुआत यहीं से होती है। काबुल की प्रजा से बाबर बहुत ज्यादा प्रेम करता था। अतः वो प्रेम करता था क्योंकि यहाँ से वो बहुत सारे कार्य सिद्ध करता था, तो यहाँ से आने के बाद बाबर को बहुत सारी सफलताएं मिली। अब उसने यहाँ पे काबुल में राजा बनने के बाद सबसे पहले इसने 1-2 साल बाद में ही इसने सबसे पहले पातशाह की उपाधि, यानी कि जब पहले जो बाबर के वंशजों की थी अतः शेख की जो उपाधि लेते थे, उस शेख की उपाधि को त्याग कर सबसे पहले बाबर ने उसमें चेंज किया और सबसे पहले पातशाह की उपाधि को धारण किया। अतः ये पातशाह आगे चल के इसका अपभ्रंश हो गया और ये आगे चलकर बादशाह बना। बादशाह ये आगे चलकर क्या बना? बादशाह शब्द बन गया और उसे बादशाह के रूप में यूज करने लगे। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद में 1519 में सबसे पहले इसने बाबर भारतीय राज्यों की तरफ बढ़ा। उसने अपने पिता जो तैमूर लंग से काफी कुछ सुन रखा था कि भारत में बहुत ज्यादा संपत्ति थी और उसे संपत्ति प्राप्त यूं करनी थी ताकि वो संपत्ति से एक बड़ी सेना खड़ी कर सके और संपूर्ण मध्य एशिया को जीत सके और एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सके। उसी के तौर पर उसने आगे चलकर बाबर ने भारतीय राज्यों में अपना आक्रमण किया और उसी में सबसे पहले उसने बेरा। अब इसमें एक हल्की सी ट्रिक है, जैसे बेल के बाद में जो आपका बेल पानी खाकर बेल पानी खा चला घर और गया मर। ठीक है, ये एक हल्की सी ट्रिक है कि बेल पानी खा चला घर और गया मर। ठीक है, ऐसे क्यों, इसको कैसे याद रखेंगे? ये एक हल्की सी ट्रिक है, आप अपने स्तर पे देख लेना और मैंने अपने हिसाब से बताई है, आपको अच्छी लगे तो इस पे जरूर गौर करना और अपने हिसाब से, बाकी मैंने अपने हिसाब से सेट किया है। इसमें सबसे पहले इसने भारतीय राज्यों में बेरा एंड बाजोर की विजय प्राप्त की। ये पंजाब के क्षेत्र थे,
ये पंजाब के क्षेत्र थे और बेरा और बाजौर पर विजय प्राप्त करने के बाद अकबर भारतीय राज्यों में प्रवेश किया और ये बेरा जो पंजाब के क्षेत्रों में था और यहाँ का किला प्राप्त करने के बाद इसने ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद ये ले यानी लाहौर और दीपालपुर लाहौर और दीपालपुर की विजय प्राप्त की। ठीक है, सबसे पहले 1519 में यहां से लेके यहां तक 1519 से लेके 1524 तक बाबर ने भारतीय राज्यों पर कुल 4 बार आक्रमण किए और चारों आक्रमण कहीं ना कहीं सफल भी थे, लेकिन इन 2 बड़े राज्यों पर वह आक्रमण करने में सफलता प्राप्त कर सका। ठीक है, तो कुल 4 बार आक्रमण किया। उसके बाद इसके जो कंटिन्यू आक्रमण चले थे, जिनमें 1526 में जो 21 अप्रैल इसकी एक बढ़िया सी डेट आती है और ये हमेशा कई एग्जाम में पूछी गई है और ये हमेशा पूछते भी है। अतः 21 अप्रैल ये भारतीय हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल में, 21 अप्रैल, जिनमें 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त की। किसके विरुद्ध? ये इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। इब्राहिम लोदी को यहां हराया, अपन ऐसे याद रख सकते हैं, वर्सेस इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था, इसको हराए। पानीपत के ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत के प्रमुख 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत जो जगह है वो हरियाणा में है। ये अपने आप में जो तीनों ही घटनाएं हुई थी वो सब इतिहास में बड़ी महत्वपूर्ण है, जिनमें पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। और ये इब्राहिम लोदी जो एक युवा था और इसकी हालांकि इसकी सेना काफी थी, उसके बावजूद भी अपनी जो बाबर एक कुशल सेनापति था और उसे बहुत अच्छा लड़ाकू भी था और उसकी सेना में सबसे बड़ा योगदान जो था वो तोपों का योगदान था। फिर उसने तुगलुकनुमा जो पद्धति थी उसके कारण भी उसे काफी सहायता मिली। वो जो ये इस प्रकार से थी कि वो अलग अलग दोनों तरफ से तोपें थी, बीच में सेना थी और उस सेना का नेतृत्व और अलग अलग इधर से तीर और धनुष वालों को अलग से बिठा दिया और इधर से जो अन्य हथियारों के थे उनको खड़ा कर दिया और बीच में उनका सेना का ये खुद नेतृत्व करता था। इस आधार पर इस विजय से और काफी इन चीजों में जो युद्ध में काफी निपुण था ये, अतः इसने पानीपत का पहला युद्ध जीता और इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में सबसे पहले मुगल सत्ता की स्थापना यहीं से पड़ती है। पानीपत का ये प्रथम युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध जब अकबर ने हेमू को हराया था 1556 में। ठीक है, वो भी अपनी इतिहासकारी घटना है और वहां से मुगल सल्तनत को एक सुदृढ़ता मिलती है। उसके बाद जो पानीपत का तीसरा युद्ध है वो मराठों और अपने अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था 1761 के आसपास। तो वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, जिसने पूरे भारतीय इतिहास को और दिल्ली की जो दिल्ली में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य का अंत करके और फिर कंपनी का शासन वो सारे कमजोर कर दिया और एक विदेशी शासन के कारण यहाँ के जो मराठे जो काफी अच्छी स्थिति में थे उनकी स्थिति कमजोर हो गई और एक युग परिवर्तनकारी घटनाएं घटित हुई। उसके बाद 1526 में यहाँ 1526 में पानीपत का युद्ध हो गया। उसके बाद 1527 में आप याद रखेंगे खानवा का युद्ध। ये राजस्थान के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, जिससे राणा सांगा को हराया था। किसने? बाबर ने। तो यहां पे राणा सांगा को हराया था। इसमें 2 घटनाएं हैं, देखो, एक तो 1527 में खानवा का युद्ध जिसमें राणा सांगा को हराया। इससे पहले एक 1500 ये जो हुआ था, ये आप पीछे से जो डेट है उससे याद रख सकते हैं कि ये 17 मार्च को हुआ था, 17 मार्च 1527 को। और इससे ठीक एक महीने पहले 16 फरवरी को बयाना का युद्ध हुआ था। बयाना का युद्ध, ये बयाना का युद्ध था। तो ये कई लोग इसे युद्ध की श्रेणी में नहीं लाते क्योंकि ये झड़प मात्र थी, जिसमें केवल कोई राजा साथ में नहीं था, केवल सेनाओं की झड़प थी। अतः इस बयाना के युद्ध में
इसमें राणा सांगा की जो सेना थी उसने विजय प्राप्त की और उसने एक ही वार में इन मुगल सैनिकों को जो युद्ध का स्वाद है वो चखा दिया था। क्योंकि जो यहाँ के राजपूत सैनिक थे वो बड़े ही ताकतवर और वीर होते थे, उन्होंने आप देखा ना था, और वो ये जो मुगल सेना थी उसमें टूट पड़े और इस प्रकार से टूट पड़े कि जब वापस जो खानवा का युद्ध उसके एक महीने बाद में जब खानवा का युद्ध हुआ तो उसके सैनिक डर गए कि हम लड़ेंगे नहीं, और बाबर ने खुद अपनी जो आत्मकथा थी तुजु के बाबरी उसमें खुद लिखा है कि राजपूत लड़ना नहीं मरना जानते, क्योंकि वो सैनिकों पर इस प्रकार से टूट पड़ते थे कि वो केवल मरना जानते थे। सिर्फ लड़ाई और लड़ाई, वो केवल किसी प्रकार का दिमाग नहीं लगाते थे, केवल टूट पड़ते थे सेनाओं पर। और इस प्रकार से ये भयानक का युद्ध अपने आप में इन सेनाओं के लिए महत्वपूर्ण था, और ये इतिहास की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं बताते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई दोनों राजा शामिल नहीं थे और ये एक झड़प मात्र थी। लेकिन इसमें उसकी जो शक्ति का अंदाजा, राजपूतों की शक्ति का अंदाजा कहीं ना कहीं बाबर को लग गया। और इसी के बाद पर जो बाबर ने पहले जो शराब वगैरह पीता था और जो बहुत सारे अनैतिक कार्य करता था वो सब छोड़ दिए, क्योंकि उसको पता था कि भारतीय इतिहास पे अगर पैर पसारने हैं तो कहीं ना कहीं राजपूतों को हराना पड़ेगा, और राजपूतों को हराने के लिए अपनी एक बड़ी सेना और सेना में एक दृढ़ विश्वास पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि जो सेना इतने लंबे समय से जो लड़ती हुई आ रही है वो थक चुकी है, और उसमें नया जोश पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं उसने जो इस युद्ध क्योंकि अभी तक जितने भी युद्ध लड़े वो सब मुस्लिम शासकों से लड़े थे। किसने? बाबर ने। अतः बाबर ने जो पहला ये युद्ध था ये कहीं ना कहीं राजपूतों से था, अतः इसे धर्म युद्ध की संज्ञा दी, जिहाद की संज्ञा दी, अतः जिहाद की संज्ञा दी। और उसने कहा कि ये किसी प्रकार का कोई साम्राज्य विस्तार का युद्ध नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। इसके आधार पर हम इस्लाम का प्रचार करेंगे भारतीय राज्यों में, और इसलिए यहाँ की जो बाबर की मुगल सेना थी बड़े वीरता के साथ लड़ी। और उसके बाद में जो बाबर का सैन्य संचालन था वही कहीं ना कहीं युद्ध के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसने जो यहाँ पे तुगलक युद्ध पद्धति अपनाई थी वो यहाँ भी अपनाई, और इस प्रकार से बाबर का यहाँ पे विजय हुआ। तो यहाँ पे खानवा का युद्ध राजस्थान की हिस्ट्री में और भारतीय इतिहास में भी काफी महत्वपूर्ण साबित होता है। उसके बाद में जो आगे का युद्ध था वो था चंदेरी का युद्ध। चला चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो था ये चंदेरी है जो यूपी में पड़ता है, और यूपी में जो यहाँ का शासक था मेदिनी राय, यहाँ का जो शासक था मेदिनी राय, और मेदिनी राय के विपक्ष में ये यहाँ पे लड़ा था, और इसे मेदिनी राय हार गया था और बाबर की विजय हुई। बाबर की वही सब अपने कुशल नेतृत्व के कारण इसकी विजय हुई, और ये भी अकेला ही था उस वक्त। और जबकि यहाँ पे खानवा के युद्ध में और यहाँ की सेना काफी थी राणा सांगा की, क्योंकि यहाँ पे पाती परवन सभी को पत्र लिखकर इसने बुलाए हुए थे राणा सांगा ने, और संपूर्ण राजपूत समाज, संपूर्ण राजपूतों के जितने भी राजा वो सारे एकत्रित हुए थे और बाबर से लड़ने के कारण। और कहीं ना कहीं फिर भी उनमें कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी थी, और बाबर का कुशल नेतृत्व जिसने युद्ध का रुख मोड़ दिया और विजय प्राप्त हुई। उसके बाद चंदेरी के युद्ध में ये आगे अपन पढ़ेंगे शेरशाह सूरी जो एक अच्छा साम्राज्य निर्माता था और एक कुशल प्रशासक कह सकते हैं उसे। तो उसने जिसे खुद बाबर चालाक लोमड़ी के तौर पे कहता था, और उसने यहाँ पर चंदेरी के युद्ध में ये बाबर की तरफ से लड़ा था, और आगे चलकर यही हुमायूं को हराएगा और अपनी सूर्यवंश की स्थापना करेगा दिल्ली में, और हुमायूं को कहीं हराकर भगा देगा। तो उसके बाद में जो आगे का घर देखो, बैल पानी खा चला घर मर गया, ठीक है, गया मर। तो उसका जो बेरा और बाजोर, और इसे बेरा और बाजोर को तोपों का युद्ध भी कहते हैं। तोपों का युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले भारतीय भूमि में सबसे पहले जो तोपों का प्रयोग हुआ था वो इन्हीं युद्धों में होता। वो भी बाबर सबसे पहले यहाँ पे तोपे लेके आया था। बाबर के पास काफी हल्की तोपे थी, तब यहाँ के जो शासक थे, प्रशासक थे, वो इतनी तोपों के बारे में जानते नहीं थे। जबकि बाबर हर तरह से जो शस्त्रों में निपुण था। उसके बाद बंदूकें भी थी, अच्छी तोपें भी थी, अच्छे घुड़सवार भी थे और अच्छे सैनिक भी थे।
ठीक है, इन सब कारणों से बाबर विजय होता है। और यहाँ पर तो बेरा और बाजौर का युद्ध, उसके बाद ले लाहौर और दीपालपुर का युद्ध, पानीपत का युद्ध प्रथम, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया, खे खानवा खा यानी खानवा का युद्ध राणा सांगा को हराया। उसके बाद चला यानी ये चंदेरी, और चंदेरी में मेदिनी राय को हराया। उसके बाद जो है गागरा का युद्ध, ये गागरा का युद्ध था, इसमें महमूद लोदी को हराया था। ये जो किसी का जो एक अफगान सैनिक था और उसके जिसका नाम था महमूद लोदी, इसको हराया। और अंत में इसने संपूर्ण साम्राज्य, काफी बड़ा साम्राज्य इसने विस्तृत कर लिया, क्योंकि जब अभी भी काबुल इसके हाथ में है, और काबुल पे वापस विद्रोह की घटना सुनकर ये वापस काबुल की तरफ गया, और रास्ते में कहीं ना कहीं ये मारा गया, और यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में इसे पहले आगरा में दफनाया जाता है, और बाद में इसे काबुल ले जाकर इसकी अस्थियों को दफना दिया जाता है, जहां पर आज भी बाबर बाग में इसकी अस्थियां वहां दफनाई हुई है। बाबर के बारे में और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे इसकी जो एक आत्मकथा है जिसका नाम है तुजुक-ए बाबरी। आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी, और ये तुजुक-ए बाबरी फारसी भाषा में लिखी गई, और इसमें भारतीय इतिहास का, भारतीय भूगोल का काफी सारा वर्णन किया गया है। और यह तुजुक-ए बाबरी का कई भाषाओं में, अंग्रेजी में दो तीन बार इसका जो वर्णन हो चुका है वापस, और उसके बाद में इसका फारसी में भी अनुवाद किया जा चुका है। और इस प्रकार तुजुक-ए बाबरी भारतीय इतिहास जानने में एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो मुगल साम्राज्य की नींव के बारे में हमें जानकारी देता है। उसके बाद में जो बाबर के पुत्रों के बारे में अगर अपन बात करें, देखो बाबर के यहाँ पे जो प्रमुख डेटें थी इनकी, जो इसकी मृत्यु मैंने आपको पहले ही बता रखी थी, ये 26 दिसंबर के आसपास, ठीक है। और इसके ठीक 4 दिन बाद में 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं राजा बना था आगे के लिए, और फिर वो 10 साल रहा था, और 1540 के आसपास शेरशाह सूरी से हार गया चौसा और बिलग्राम की युद्धों में, और भाग गया। फिर वापस 1555-56 में आता है, और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है लड़खड़ाते हुए। और आगे चलकर अकबर इसका प्रशासन संभालता, जो काफी महान कहलाता है, अकबर महान, जिसने बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा किया, और अपनी युद्ध इनके आधार पर, अपनी समझ के आधार पर। और उसके अलावा ये आपको साथ से साथ आप याद रख लेंगे। उसके बाद ये जो बाकी ये थे, इनमें से एक ये जो युद्ध है चंदेरी का, ये 28 से आप याद रख लेना, 28 जनवरी। और ये जो है ये आपका 6 मई, ये जो आपका है घाघरा का युद्ध, ये था 6 मई का, ठीक है। इनकी डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी, एक तो डेट इसकी इंपॉर्टेंट है, आप 21 अप्रैल इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और दूसरी खानवा का जो है, एक तो 16 फरवरी भैयाना का, और 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध। ये दो बातें काफी इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है, ये चीजें आप याद रखिए। अब आपकी जो बाबर के बारे में और अन्य फैक्ट है, इनमें बाबर के पुत्रों के बारे में लो। बाबर के पुत्र 4 थे, इनमें सबसे बड़ा जो था ये हुमायूं था। हुमायूं का जन्म 1500 आपके 8 के आसपास हुआ था। 6 मई 1508 को हुमायूं का जन्म हुआ था, और वो उसको काफी हुमायूं का भाग्यशाली होता है, और उसे कई प्रकार की शिक्षाएं दी थी। और आगे चलकर बाबर का जो तीसरी पत्नी थी, उससे हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं के अलावा उसके जो पुत्र थे, हुमायूं के अलावा सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं के बाद दूसरे नंबर का जो था वो था कामरान। और कामरान के बाद में अस्करी, और जो छोटा था वो था हिंदाल। और एक पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, जिसने अकबर के कहने पर हुमायूं नामा लिखी थी।
जो भारतीय जो मुगलों की संस्कृति है, मुगलों की रीति रिवाज, उनके बारे में बताती है। और इसने हुमायूंनामा लिखी। और इसके पति का नाम था मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा जो आगे चलकर हुमायूं का विरोधी बन जाता है और ये खुद राजा बनना चाहता है, बादशाह बनना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य ने उसका साथ दिया हुमायूं का और ये हार जाता है। ये बाबर काफी उस हिसाब से बादशाह था, काफी क्रूर और अत्याचारी था। ये भारतीय परिवारों को या भारतीय यहाँ के समाज को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था। इसने अपनी बहुत सारी जो अपनी आत्मकथा है, इसने बहुत सारी बातें लिखी है। इसमें वो भी लिखी है कि इसने अपने पहले से इसने बताया है कि जो ये राणा सांगा है, इसने मेरे को बुलाया था कि कहीं ना कहीं इस बात को आज भी सत्यता नहीं है, लेकिन अपने इतिहास के तौर पे मानते हैं। और बाबर के बारे में ये मेन फैक्ट है, आपको केवल इतनी याद रखनी है ज्यादातर। विशेष तौर पे इसका जो पूछा जाता है बाबर का, एक तो जन्म पूछा जाता है जो 1483, उसके ठीक 11 साल बाद में 1494 में इसका राज्याभिषेक, उसके ठीक 11 या 12 साल बाद में इसकी काबुल विजय, और काबुल विजय के बाद में और इसने सबसे पहले शेख की उपाधि हटाकर सबसे पहले जो उपाधि ली थी वो बादशाह की उपाधि, यहाँ पे एक नवीन उपाधि लेते हैं। अतः यहाँ पे बादशाह की उपाधि जो आगे चलकर बादशाह बन जाती है। उसके बाद में 1519 में इसने बेरा और बाजौर का युद्ध किया था, जो तोपों का युद्ध भी कहलाता है। और इसने भारतीय राज्य पर यह पहला आक्रमण था। उसके बाद इसने लगातार 4 आक्रमण किए, जिसमें 1524 में जो था वो लाहौर और दीपालपुर इसने विजय की थी। उसके बाद में इसके जो कंटिन्यू युद्ध है वो अपन ऐसे पढ़ेंगे, बेल पानी खा चला घर गया मर। ठीक है, ये अंत में 1530 में मर जाता है। और इसका जो कुल जो इसमें आपका लाहौर और उसके बाद पानीपत का मैंने आपको बता ही दिया, ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटनाओं में आती है। और यहाँ पानीपत का युद्ध प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध मैंने आपको आगे पढ़ेंगे अपन। अकबर जहाँ पे 1556 में उसने किया था, और तीसरा युद्ध भी पानीपत का जो भारतीय इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद 1527, 1519, 1524, उसके बाद कंटिन्यू 1526, 27, 28, 29, 30। और इसको याद कैसे रखेंगे, बेल पानी खा चला घर गया मर। ठीक है, इस तौर पर इसमें बेरा का युद्ध, लाहौर और दीपालपुर का युद्ध, पानीपत यानी पानीपत का युद्ध, खा यानी खानवा का युद्ध, चला यानी चंदेरा का युद्ध, और घर यानी ये गागरा का युद्ध, और अंत में काबुल में ये मर गया, जहाँ पे काबुल में इसका मकबरा बना हुआ है। ये बाबर के बारे में खास बातें हैं। और अगर और भी बहुत सारे फैक्ट हैं बाबर के बारे में, काफी बड़ा इसका इतिहास रहा है। और इसमें ये भारत में जब आया था, तो जब सबसे पहले यहाँ आया था तो ये खैबर दर्रे से आया। आप ऐसे याद रख सकते हैं, बाबर और खैबर। बाबर भारत में खैबर दर्रे से आया था। ठीक है, बस से आप याद रखने। अगर कई बार पूछते भी है कि बाबर किस दर्रे से भारत में प्रवेश किया था, तो खैबर दर्रे से बाबर ने प्रवेश किया था। इसके अलावा इसे मुगल क्यों कहा जाता? जब ये तैमूर का वंशज था तो इसे तैमूर क्यों नहीं कहते, तुर्क क्यों नहीं कहते? तो इसके कारण यह है कि ये चंगेज खान के वंशज, इसकी माता थी वो चंगेज खान के वंशज थी, और इसका जो पिता था वो तैमूर लंग के वंशज का था। अतः इन दोनों के संयुक्त रक्त मिश्रण के कारण इन दोनों को आपस में रक्त मिश्रण के कारण इन्हें मुगल कहा गया। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इन्हें मुगल इसीलिए कहा गया। और इसकी दादी का नाम अगर पूछे एहसान बेगम और एहसान दौलत बेगम, अब आप बीच में दौलत भी लगा सकते हैं, दौलत। और आपको केवल ऐसे याद रखना है कि बाबर को एहसान किया था क्योंकि इसको राजा बनाया था, अतः इसे एहसान दौलत बेगम भी कहा जाता है। और ये बातें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे।